तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। तो आज हम लोग हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक एग्जीक्यूशन से होती है जिसको यामादा के फादर कर रहे होते हैं। यामादा के फादर एक सिंगल ब्लो में उस अपराधी का गला काट देते हैं। यामादा अपने फादर की स्किल को देखकर सोचती है कि मैं भी अपने फादर की तरह इसी तरह का एक सिंगल ब्लो में अपराधियों का गला काटूंगी और मैं इसी को अपना गोल बनाती हूँ। अगले सीन में यामादा भी एक एग्जीक्यूशन कर रही होती है। यामादा एक सिंगल ब्लो में उस अपराधी का गला काट देती है, लेकिन जब यामादा अपने नीचे देखते है तो उस अपराधी की आत्मा यामादा को पकड़े होती है, जो कि और कुछ नहीं बस यामादा का डर होता है। तभी एक लड़का यामादा से कहता है, क्या तुम्हें अपनी तलवारबाजी में शक और डर है क्योंकि तुमने इस एग्जीक्यूशन को दर्द भरा कर दिया है। यामादा फिर से एक एग्जीक्यूशन करती है। वो लड़का यामादा से कहता है कि ब्लेड की रिफ्लेक्शन में देखो, तुम्हें सच दिखाई देगा। यामादा तलवार में देखती है, तब उसे तलवार में एक डरा हुआ आदमी दिखाई देता है, जिससे यामादा को समझ में आ जाता है कि उसने अभी तक जितने भी एग्जीक्यूशन किए हैं वो सभी दर्द में हुए हैं। तभी वो सारी आत्माएं यामादा को फिर से पकड़ना शुरू कर देती हैं। यामादा कहती है, मैं अपने दिल से ये सारे डर और शक को खत्म करने के लिए क्या कर सकती हूँ, जैसे मेरे फादर किया करते हैं। शायद मुझे एक ऐसा एग्जीक्यूशन करना चाहिए जिसको बिना किसी डर और शक के किया जा सके। अगला सीन उस समारोह का होता है जहाँ पर उन सारी अपराधियों को लाया जाता है जिनको पैराडाइज भेजा जाएगा। यामादा वहाँ के सारे अपराधियों को देखती है तो वो सारे अपराधी एक से एक बढ़ के होते हैं। सभी ने खतरनाक तरह के क्राइम किए होते हैं। वो ऑफिशियल उन अपराधियों को बताते हैं कि उन लोगों को पैराडाइज भेजा जाएगा और जो कोई भी इमॉर्टल ग्रेडिंग के एल्जियर ऑफ लाइफ लेके आएगा उसे हर तरह की चीज से आजादी दी जाएगी। वो ऑफिशियल उनके सामने एक सर्टिफिकेट करते हैं जिस वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। उनमें से एक अपराधी हंसते हुए बोलता है, अब मैं आजादी से और भी ज्यादा लोगों को मारने का स्वाद चख पाऊंगा। यामादा कहती है, ये अपराधी एक राक्षस है जो कि सिर्फ औरतों और बच्चों को मारता है, वो भी सिर्फ मजे के लिए। तभी एक लड़की जो गाबीमारू के पीछे बैठी होती है वो गाबीमारू से कहती है, क्या तुम ही गाबीमारू दी हाउल हो, तुम काफी ज्यादा फेमस हो हमारे काम की लाइन में। वो लड़की गाबीमारू से कहती है, लेकिन मैं तुमसे नाराज हुई हूँ, तुम मुझसे कहीं ज्यादा छोटे हो जितनी अफवाह कहती हो और तुम्हारी सूरत भी बस सूरत है और तुम्हें तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गाबीमारू उस लड़की से माफी मांगता है उसे डिसअपॉइंट करने के लिए। यामादा गाबीमारू की तरफ देखते हुए सोचती है, पहले मुझे लगा था कि ये परेशानी खड़ी करेगा, लेकिन इसे देखने से लगता है कि अब एक बिल्कुल दूसरा पर्सन ही है। क्या ये लड़का सच में दूसरे अपराधियों की तरह है या फिर ये उनसे कहीं ज्यादा ब्रूटल है जितना कि अफवाहें इसके बारे में कहती हैं। यामादा गाबीमारू की रिफ्लेक्शन तलवार में देखते हैं, तब उसे गाबीमारू की जगह पर वहाँ पर खून से सना एक मॉन्स्टर दिखता है जिसे यामादा कांप सी जाती है। ऑफिशियल अपराधियों से कहते हैं, अब हम तुम लोगों को उस जगह के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर तुम्हें भेजा जाएगा। वो एक तरह से पैराडाइज है, लेकिन अपराधी कहते हैं कि हमें इसके बारे में पहले से ही पता है। तो ऑफिशियल उनके चेहरे से उनके मास्क हटवा देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है जो कि उस आइलैंड से जिंदा वापस आया है। बाकी जितने भी लोग वहाँ पर गए थे वो सभी मारे गए हैं, लेकिन ये आदमी अब और ज्यादा इंसान नहीं है। जब ये उस आइलैंड से वापस आया था तब इसके शरीर के ऊपर छाले पड़ गए और अगले दिन उन्हीं छालों के अंदर से फूल उगना शुरू हो गए और जो लोग उस यात्रा पर गए थे उनमें से 60% लोग अभी तक मिसिंग है और किसी को नहीं पता है कि उस आइलैंड पे इनके साथ क्या हुआ है। इन लोगों के पास सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन कि इनके पास ये एक आदमी जिंदा बचा है। अपराधी कहते हैं, किसी ने नहीं कहा था कि ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा। ऑफिशियल उससे कहते हैं, इसमें क्या खतरनाक होने वाली बात है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से फूल खिलेंगे, ये तो कमाल की बात होगी। लेकिन सारे अपराधी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो वो ऑफिशियल रोते हुए कहता है, तुम सारे अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को मौका मिल रहा है पैराडाइज को ट्रैवल करने का। लेकिन तभी अपराधियों के बीच में से एक लड़का बोलता है, तुम लोगों को भी उस आइलैंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। क्या हो अगर वहाँ पर एल्जियर ऑफ लाइफ नहीं होगा, क्या हम लोग खाली हाथ वहाँ से वापस आएंगे। ऑफिशियल कहते हैं, अगर तुम लोगों को ये पसंद नहीं है जो हम ऑफर कर रहे हैं तो तुम इसे ड्रॉप कर सकते हो और बाद में अपनी मौत का इंतजार करो। एक अपराधी उठ के वहाँ से जाने लग जाता है तो एग्जीक्यूटर आगे बढ़ता है और उस अपराधी की गर्दन काट देता है। ऑफिशियल कहते हैं, एक चीज हम तुम्हें बताना भूल गए, जब तुम लोग आइलैंड पहुंचोगे तब तुम लोगों के लिए मॉनिटर असाइन किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर तुम लोगों ने आइलैंड से भागने की कोशिश की तो उनकी गर्दन तुरंत काट दी जाएगी और वो सारे मॉनिटर्स यामादा क्लान से होंगे। इसीलिए अपराधियों को कोई भी गलत कदम उठाना नहीं है, नहीं तो वो तुरंत मारे जाएंगे और अगर मॉनिटर उनके साथ नहीं होंगे तो फिर उन्हें बोट पर भी चढ़ने का अलाउ नहीं होगा। गाबीमारू यामादा से पूछता है, क्या ये सब कुछ सच है। यामादा उससे कहती है, हाँ। लेकिन तभी ऑफिशियल का लीडर एक ऑफिशियल के कान में कुछ कहता है। वो ऑफिशियल अपराधियों से कहता है, मैं तुम लोगों को एक चीज बताना भूल गया, तुम लोग नंबरों में बहुत ज्यादा हो, इसीलिए हम लोगों को तुम्हें कम करना होगा। ऑफिशियल कहते हैं, बोट की कैपेसिटी भी कम है और यामादा क्लान के लोग भी कम हैं, इसीलिए हम लोग तुम्हारे नंबर को कम करना चाहेंगे। अपराधी
अपराधी को समझ नहीं पाते हैं तभी उन लोगों को पीछे से आवाज आती है। जब सारे अपराधी पीछे देखते हैं तब एक बंदे ने एक अपराधी का गला घोट के उसे मार दिया होता है और उनसे कहता है उन लोगों का कहने का मतलब है कि हम लोग आपस में लड़ेंगे और मरेंगे और जितने भी आखिर तक बचेंगे उन लोगों को आइलैंड भेजा जाएगा। वो लड़का ऑफिसर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है देखो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, इसीलिए ये सब कुछ सही है क्योंकि ऑफिसर चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मारें। ऑफिसर कहते हैं तुम लोगों को कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा और वैसे भी जो कोई भी यहाँ पर मरेगा वो यूजलेस ही है और तुम लोगों के हाथों को भी नहीं खोला जाएगा। फिर उसके बाद सारे अपराधी एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर कत्लेआम मचा देते हैं। ऑफिसर का लीडर कहता है अब इस उम्र में इस तरह की चीजें देखने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं हमेशा से ऐसी चीजें देखना चाहता था। और फिर ऑफिसर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके फाइट को देखने लग जाता है। ऑफिसर कहता है ये बुढ़ा कितना बेवकूफ है, इस तरह से लड़वाने का क्या ही फायदा है, उनके हाथ भी नहीं खुले हैं और न ही वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से फाइट कर पा रहे हैं। ऑफिसर का लीडर कहता है रेड सील वाले कहाँ पर हैं? ऑफिसर उससे कहता है आपका मतलब उन लोगों से है ना जिनके पास असाधारण स्किल्स हैं। ऑफिसर अपनी डायरी में देखकर कहता है वो पीले बाल वाला लड़का, उसकी उम्र काफी ज्यादा छोटी है लेकिन वो फिर भी लुटेरों के ग्रुप का लीडर है। फिर उसके बाद ऑफिसर एक लड़की के बारे में कहता है ये लड़की सिगवा कासल के ऊपर आक्रमण करने के लिए जिम्मेदार है और इसे पिछले साल ही पकड़ा गया था। फिर वो ऑफिसर एक तलवारबाज के बारे में बताता है जिसने तलवारबाजी को मास्टर किया और उसका निकनेम ब्लेड ड्रैगन है। फिर उसके बाद वो ऑफिसर एक बड़े से आदमी के बारे में बताता है जिसके खिलाफ न ही तलवार न ही स्पीयर काम आते हैं और उन सभी में से एक जिसके ऊपर सबसे ज्यादा खास ध्यान दिया जाता है गाबेमारू दी हाउल। फिर वो ऑफिसर गाबेमारू की तरफ इशारा करता है तो गाबेमारू एक ही जगह पर खड़ा होता है और न ही हिल रहा होता है। तभी वही पहले वाला लड़का यामादा से कहता है ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है वो पैराडाइज में इससे भी और ज्यादा ब्रूटल होगा और क्या होगा जब वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, क्या तुम उन्हें मारने के काबिल रहोगी? वो लड़का यामादा से कहता है कि यामादा एक एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए सूट नहीं करती है और यामादा को एग्जीक्यूशन से दूर रहना चाहिए। यामादा उस लड़के से इज्जत के साथ कहती है मैं ऐसा क्यों करूँ जब मैं कर सकती हूँ। हम लोग यामादा के फ्लैशबैक में देखते हैं जब यामादा छोटी थी तो उसने बचपन से ही लोगों को मरते हुए देखा और यहाँ तक कि लाशों के साथ भी रही है। गाँव के सारे बच्चे यामादा को बुली किया करते थे ये कह के कि उसके फादर गला घोटू है, लेकिन एक दिन यामादा तलवार की कमान से तलवार निकाल कर देखती है और उसकी रिफ्लेक्शन में खुद को देखती है जिसके पीछे उसका खुद का डर होता है। फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। कुछ अपराधी कहते हैं हम लोगों को समुराई की नजरों से बच के निकलना होगा। वो सारे अपराधी यामादा की तरफ देखते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो यामादा को मार के उसे तलवार उससे छीन लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। वो सारे अपराधी यामादा की तरफ दौड़ लगा देते हैं तो वो लड़का उन अपराधियों का गला काटने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यामादा उसे रोक देती है। वो लड़का यामादा से कहता है क्या तुम उन्हें मार सकोगी? यामादा अपनी तलवार उठा के कहती है मैं इस एग्जीक्यूशन की किस्मत से भाग नहीं सकती हूँ, मुझे मेरी किस्मत को खुद से देखना होगा। तभी यामादा का डर यामादा को फिर से रोकने लगता है लेकिन यामादा अपने डर के ऊपर काबू करके आगे बढ़ती है और उन सारे अपराधियों का गला एक ही झटके में काट देती है। लेकिन तभी यामादा का डर यामादा के ऊपर फिर से हावी होने लग जाता है। लेकिन तभी यामादा को गाबेमारू की आवाज आती है। गाबेमारू ऑफिसर से कहता है लोगों को मारना कभी ठीक नहीं होता है। गाबेमारू उनसे कहता है क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है ये चूज करने के कि कौन यात्रा पे जाएगा। वो सारे ऑफिसर गाबेमारू से डर रहे होते हैं। गाबेमारू उनसे कहता है शायद हम सभी लोग खूनी है लेकिन हम में से ज्यादातर ने इसलिए खून नहीं किया क्योंकि वो चाहते हैं। लेकिन वो ऑफिसर गाबेमारू की बातें सुन के गुस्सा हो जाता है। वो ऑफिसर गाबेमारू से कहता है अपनी जबान संभाल के बात करो, लेकिन गाबेमारू उसकी बात नहीं सुनता है तो वो ऑफिशियल उन अपराधियों से कहता है जो कोई भी गाबेमारू को मार देगा वो तुरंत यात्रा पे जा सकता है, जिससे वो अपराधी गाबेमारू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गाबेमारू उनसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपराधी गाबेमारू की बात नहीं सुनते हैं। गाबेमारू उनसे कहता है लगता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा। गाबेमारू उनसे कहता है अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गाबेमारू उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और फिर गाबेमारू उस बंदे के गला चीर के उसे जान से मार देता है। गाबेमारू इसी तरह से हर एक बंदे के ऊपर अटैक करता है और उनका गला चीर के उन्हें जान से मारना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ के सारे ऑफिसर घबरा जाते हैं और गाबेमारू को मॉन्स्टर कहना शुरू कर देते हैं। और वो ऑफिसर गाबेमारू को कहते हैं यही है वो गाबेमारू दी हाउल। यामादा गाबेमारू की रिफ्लेक्शन अपने तलवार में देखती है तो वो पाती है कि गाबेमारू के सर के ऊपर बहुत सारा बोझ है लोगों को मारने का, जिससे यामादा को समझ में आ जाता है कि यामादा जिस डर से अब तक भाग रही थी वो डर उसका था ही नहीं। जो बोझ उसके ऊपर है वो किसी को मारने का बोझ ही नहीं है, क्योंकि यामादा ने लोगों को मारने का ही संकल्प लिया है, जिससे यामादा रोना शुरू कर देती है। लड़का यामादा से कहता है कि गाबेमारू की जिम्मेदारी यामादा के ऊपर बहुत बड़ी है, लेकिन यामादा कहती है नहीं मैं उसे मार दूंगी। और गाबेमारू पलटकर यामादा की तरफ देखता है। फिर उसके बाद ऑफिसर अपराधियों को रोक
देते हैं और उनसे कहते हैं जो अपराधी यादारा के लिए जाएंगे उनमें से है आजा चोइबी, लुटेरो का राजा, तामिया गैन तोत्सुई, द सॉर्ड ड्रैगन, विस्टेड कुनोई, द हंटर ऑफ 100, नोरुगाई ऑफ द सनका, होरोबुदी किलिंग प्रेयर, रन अवे शिनोबी, गावेमारू द हाउल, आकागिनो द कैनिबल, कोनोइची, केसी ऑफ यूजुरिहा, मोरो माकिया, रुको रोता द जायंट ऑफ बाइजन। और इन 10 के साथ यात्रा में यामादा क्लैन के एग्जीक्यूटर जाएंगे इन्हें असिस्ट करने के लिए। अगली सुबह उन लोगों को शिप से पैराडाइज भेज दिया जाता है और इन सभी लोगों को वहां पर जाकर एल्जियर ऑफ लाइफ को ढूंढना है अपनी आजादी पाने के लिए। और आखिर में वो सभी लोग उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं जिसका नाम है शिनसेकियो, द हेवन ऑफ पैराडाइज। तो इस एपिसोड का अंत यहीं पर होता है। तो मुझे बताइए कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।